इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे यूनिट 5 का न्यू चैप्टर्स प्रेशर अर्थात दाब या दबाव। आप कुछ भी बोल सकते हो, दाब बोल सकते हो, दबाव बोल सकते हो अथवा इंग्लिश में प्रेशर बोल सकते हो। ठीक है, देखिए एक्चुअली जैसा कि आपको मालूम है कि 20 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो भी लेक्चर्स लूँगा उसमें आपका चैप्टर्स कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, जैसे आज जो चैप्टर्स स्टार्ट करूँगा प्रेशर, वो आज ही के लेक्चर्स में ख़त्म करा दूँगा इसको। ठीक है, देखिए कंसेप्ट के साथ समझेंगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए प्रेशर, ठीक है, माना कोई भी एक पृष्ठ है, ठीक है, या सतह है। ठीक है भाई, कोई भी सतह बोल लो या तल बोल लीजिए या पृष्ठ बोल लीजिए। ठीक है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है कोई, ठीक है, रखी हुई है। ठीक है, अब ये वस्तु इस सतह पर या इस पृष्ठ पर एक बल लगाती है और बल लगाएगी। ठीक है, और यह बल अपने भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, यानी कि F बराबर mg, यानी कि यह वस्तु अपने भार के बराबर उस सतह पर बल लगाती है। ठीक है, लेकिन यह बल कैसा होता है? लंबवत। कैसा होगा? लंबवत। ठीक है, लंबवत। ठीक है, लंबवत बल होता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देखेंगे हम। दाब बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात थ्रस्ट की भी आ गई। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है ना। अब देखिए थ्रस्ट क्या होता है? F किसी भी वस्तु के द्वारा सतह पर, देखिए सतह पर जो भी लंबवत बल कार्य कर रहा है वह क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। यानी कि जे लंबवत बल ही क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु का सतह पर जो लंबवत बल कार्य कर रहा है वही बल क्या कहलाता है? थ्रस्ट। यानी कि संपर्क सतह पे, याद रखिए संपर्क कांटेक्ट वाली सतह है ना भाई। पूरे एक्चुअली क्या है, जो वस्तु रखी है वो इतनी इसी कांटेक्ट में तो है, इधर तो है नहीं, इधर है नहीं। यानी कि जो लंबवत बल कार्य करेगा वो कहाँ करेगा? जहाँ कांटेक्ट है उसका। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा संपर्क सतह पर जो लंबवत बल कार्य करता है वह क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, अब थ्रस्ट समझ में आ गया। अब थ्रस्ट एग्जाम में पूछा जाए कि थ्रस्ट कैसी राशि है? थ्रस्ट क्या है? वेक्टर राशि है। कैसी? वेक्टर, सदिश राशि है। कैसी? सदिश। अब एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि भाई थ्रस्ट कैसी है, कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है? ठीक है, सदिश राशि याद रखिए। ठीक है, अब डेफिनेशन यहां से बना लो। क्षेत्रफल आपने क्या माना? ए होता है और ऊपर थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट क्या हो गया? F हो गया, एक तरह से हो गया, नहीं हो गया? तो A बराबर मैंने मान लिया 1 और J क्या है? F थ्रस्ट बोल सकते हो या, ठीक है, थ्रस्ट बोल लीजिए या हिंदी में लिख लीजिए थ्रस्ट। तो क्या हो गया? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे मान लिया? एकांक मान लिया मैंने। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले थ्रस्ट को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं, दाब अथवा दबाव। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई। या कह सकते हैं किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को, ठीक है, क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। याद रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए, अब दाब की यूनिट क्या है? दाब की यूनिट बेटा होती है, देखिए दाब की यूनिट क्या हो गई? F की क्या हो गई? न्यूटन, और एरिया की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसको हम बोल सकते हैं पास्कल, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं हम, क्या, पास्कल। तो एक पास्कल बराबर क्या हो गया, जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरी यूनिट इसी की देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरी यूनिट देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होगा, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर यानी 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होगा, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं बार के रूप में देखूं, 1 बार बराबर, बार भी यूनिट होती है, तो 1 बार बराबर कितना होगा, वही वैल्यू रहेगी 1.103, बस कितना हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁶, और न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन, क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 बार इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, ये आपकी यूनिट होगी, ठीक है। अब इसी में देखते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है, द्रव में दाब, ठीक है। अब सिंपल से समझ लो, मैं कोई बर्तन बना ले रहा हूं, ठीक है, माना ये बर्तन है कोई सा, ठीक है, अब इसमें मैंने जल भर दिया है, क्या भरा हुआ, द्रव भरा हुआ, पानी भरा हुआ, ठीक है। अब जिस बर्तन में द्रव भरा जाएगा, ठीक है, तो द्रव में अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, तो अणु क्या होगा, यानी कि जिस बर्तन भरा, उस बर्तन की दीवारों पे देखो, दीवार जो है, दीवारों पर भी दाब लगाते, क्या लगाते, प्रेशर लगाते, और नीचे तली में भी प्रेशर लगाते नहीं लगाते भाई। द्रव में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, द्रव में हो चाहे गैस की बात करूं मैं, उसमें सब में मॉलिक्यूल्स है, आपने देखा। तो जब किसी बर्तन में भर दिया जाएगा, चाहे लिक्विड भर दो या द्रव भर दो या गैस भर दीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या दबाव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, यानी कि द्रव जब भर दिया जाएगा तो क्या बर्तन की दीवार पर, उसकी तली पर दाब लगाते हैं, ठीक है। इतना समझाया। अब देखिए, अब द्रव की नेक्स्ट इसी में कि H गहराई पर, या द्रव में H गहराई, द्रव में कर लीजिए, द्रव में H गहराई पर दाब, माना कोई बर्तन है, बना लें बर्तन, इसको हटा दें, चलो इसी को बना लेते हैं, गहराई पर हमें दाब क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बर्तन ले लीजिए आप भाई, कोई बीकर ले लीजिए आप, ठीक है। मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर ले लिया, ये आपका बीकर है, ठीक है। अब कोई भी मैंने बेलनाकार वस्तु ले ली, ठीक है, चाहे वो गिलास टाइप का हो चाहे कैसे भी। अब मैंने बेलनाकार वस्तु ले ली, अब इसको मैंने
यहाँ पर माना बेलनाकार वस्तु क्या है, पी क्यू है, क्या है बेटा, पी क्यू, और जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ए है। अब इसमें यदि एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक द्रव भर दिया जाता है, तो ये जो बेलनाकार वस्तु है पी क्यू, इसमें भी द्रव भरा हुआ है, और कहां तक भरा हुआ है, एच ऊंचाई तक भरा हुआ। तो इस सतह पे कार्य करने वाला दाब क्या होगा, यही पूछा आपसे। तो याद रखिए, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी सतह पे कार्य, यानी कि जो पी क्यू है इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, क्षेत्रफल ए है, तो आपको मैंने बताया कि जो बल कार्य करता है वो किसके बराबर कार्य करता है, भार के बराबर। तो लिखेंगे हम सतह पर कार्य करने वाला बल लंबवत बल होता है, क्या होता है, mg होता है, यही तो होता है, बताया था मैंने। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, लिख दीजिए भाई, आयतन इंटू घनत्व, और जी BdG हो गया। अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल आपको पता ही है, वी नो डेट, आयतन बराबर क्या, क्षेत्रफल, और ऊंचाई कितनी, h, और d, तो क्या हो गया, कार्य करने वाला लंबवत बल क्या हो गया, AHdG, ठीक है। अब बात दाब की हो रही है, तो दाब बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर F/A हो गया। तो P बराबर F/A, तो P बराबर F की वैल्यू कितनी है, AHdG अपॉन A, A से A कैंसिल कीजिए, तो P बराबर क्या हो गया, HdG, ठीक है। तो किसी भी सतह पे कार्य करने वाला दाब उसकी ऊंचाई पे डिपेंड करता है, किस पे, ऊंचाई पे डिपेंड करता है। तो P प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, H हो सकता है, ठीक है, और द्रव के उस पे के घनत्व पे भी करता है, द्रव के, और G पे तो करता ही है, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल बेस में जो मेन कंटेंट है वो क्या है, दाब जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट शुरू होता है, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को समझाने के लिए मुझे PDF थोड़ा लेनी पड़ेगी, ठीक है, PDF ले लेते हैं जस्ट। देखिए अब बात आती है मेन टॉपिक, जो चैप्टर पूरा है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। पूरा चैप्टर अब इसी के ऊपर है ना। यदि आपने ये समझ लिया तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अर्थ आप जानते ही हो, ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। और अर्थ के चारों ओर क्या होता है, गैसों का आवरण होता है, क्या होता है, वायुमंडल होता है, नहीं होता, अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसों का आवरण है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और वायुमंडल होता क्या है, गैस होती है, और गैस के अणुओं के द्वारा क्या लगेगा, दाब लगता है, क्या लगता है, दाब। और दाब लगता क्यों है, ये भी तो देखो क्यों लगता है। देखिए ये अर्थ है आपकी, क्या अर्थ है, और अर्थ पे कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होगा, वायु के मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, और जो अर्थ क्या करेगी, अपनी ओर उनको आकर्षित करेगी, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण वायु के अणु पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर
क्या लगाते हैं, दबाव लगाते हैं या अथवा प्रेशर डालते हैं, ठीक है, अथवा दाब लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब बात ये आती है कि ये वेरी क्यों करता है, यानी अथक परिवर्तित क्यों होता रहता है, ये भी तो है। अब देखिए आपने जस्ट आप जानते हो, ठीक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब नीचे तो ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। क्यों होता जाता है कम? अब देखिए वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है ऊपर जाके और नीचे क्यों ज़्यादा होता है। अब देखिए ये अर्थ है, आपकी अर्थ है ना बेटा, ये अर्थ है, ठीक है, और चारों ओर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, यानी अणु है, ठीक है, वायु है, क्या है, वायु है, ठीक है, ये वायु, ठीक। अब आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल है। अब ये तो देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है, जब ये नज़दीक है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है, ठीक है, लग रहा नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही ऊपर चले यानी और ऊंचाई पे जाएंगे, कोई वस्तु और ऊंचाई पर है, ठीक है, तो यदि मैं यहां पर स्थित होऊंगा तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, बताइए। जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कम करेगा, जिसके कारण क्या होता है, वायु का जो दाब है वो भी कम कार्य करेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु दाब कम होता जाएगा। क्या होगा, वायु दाब कम होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि देखिए ये अणु है, अब माना पहले कोई वस्तु यहाँ पे स्थित थी, ठीक है, तो गैस के अणु यहाँ पे थे, नज़दीक थे, प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, माना कोई वस्तु यहाँ पर, ठीक है, और गैस के अणु यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर डाल रहे, ठीक है, और माना कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, वो वैल्यू कम हो जाएगी, और गुरुत्वाकर्षण वैल्यू कम हो जाएगी तो गैस के अणु क्या होगा, दाब तो डालेंगे लेकिन कम मात्रा में डालेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब आपने देखा पहाड़ों पे हम जाते हैं, ठीक है, पहाड़ है और ये समुद्र, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बिल्कुल कम हो जाता है, कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है, जबकि समुद्र तल पे वायुमंडल दाब अधिकतम होता है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल दाब की जो मेजरमेंट किया जाता है वो समुद्र तल से ही किया जाता है, ठीक है। अब किसके द्वारा करेंगे ये भी देखेंगे, अब किसके द्वारा करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल ये समझना है वायुमंडलीय दाब कहाँ पर अधिक होगा और कहाँ पर कम होगा। अधिक कहाँ पर होगा, जानते हो, आपको मैंने बताया समुद्र तल पर अधिक होगा, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कम करेगा, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों भाई, जानते हो ना। चलिए, इतना समझ में आया, कोई डाउट? चलिए अब वायुमंडलीय दाब को मेजर कैसे करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मेजर जो करते हैं हम बैरोमीटर की सहायता से। बैरोमीटर अब ये बैरोमीटर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को हम मेजर करेंगे बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे, उससे पहले मैं देख लूँ वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए कुछ स्केल दिए गए, पैमाने, कुछ पैमाने माने गए, स्केल, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए कुछ स्केल होते हैं ना, स्केल, पैमाना, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, यहाँ पे बनाते, ठीक है। पैमाना ही नाम दिया एक, क्लियर सही।
वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए पहले होता है वायुमंडलीय दाब स्केल गैस। देखिए वायुमंडलीय दाब स्केल, ठीक है, स्केल है ना, स्केल। दूसरा हो गया गेज, गेज प्रेशर स्केल। अब यदि इसके कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए, ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल। चौथा ले लो वैक्यूम प्रेशर स्केल, ठीक है। चलिए देखें, अब देखिए इसको पहले गैज को तो गैज ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष दाब स्केल, ठीक है। और वैक्यूम निर्वात, ठीक है। ये चारों हैं, इसको थोड़ा नोट कर लो आप, ठीक है। अब इसको बनाएं, एक मिनट आगे ले लें, चलो इसी पे बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज सपोज यानी कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक माना 1 बार है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, 1 बार है, ठीक है। और अब हमने इसको पहले 0 माना, समुद्र तल से माना इसकी वायुमंडलीय दाब जो मेजर किया, मापा है आपने, 1 बार मापा है, ठीक है। अब इसको मैंने लेकिन जब गैज पैमाने के द्वारा माप रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं प्रेशर को मेजर कर रहा हूँ, माप रहा हूँ, तो मैंने मान लिया 0, ठीक है। अब 0 से मैंने मापा, अब यहाँ जो दाब आया वो 5 बार आया, ठीक है। क्या आया? 5 बार, ठीक है। अब टोटल दाब कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 6 बार। देखिए 5 बार जे और 1 बार जे, टोटल कितना हुआ? 6 बार। अभी समझाऊंगा, बहुत पहले इतना समझ लो बस, ठीक है। अब देखिए जब इसके यानी कि जब दाब को वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाए, कैसे सापेक्ष? मैंने वायुमंडलीय दाब मैंने मान लिया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 बार है, ठीक है। अब यहीं से मैंने मापना शुरू किया। अब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा जा रहा है, यानी उसके ऊपर या अथवा नीचे, ठीक है। अब उसके ऊपर हम जा रहे हैं, कितना गए? 5 बार, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब के जो ऊपर जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका गेज प्रेशर, गेज प्रेशर या दाब। पहले समझ लो गेज प्रेशर होता क्या है, गेज दाब, यानी कि जब दाब को वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाए, यानी वायुमंडलीय दाब को तो है ही आपके पास, उसके सापेक्ष यानी उससे ऊपर या उससे नीचे, इतना समझ लो, ठीक है। तो वायुमंडलीय के सापेक्ष नापा आपने, तो जो ऊपर वाला क्या हो गया? गेज प्रेशर हो गया। क्या हो गया? गेज। अब एब्सोल्यूट यानी टोटल आपका कितना है? 5 + 1, तो टोटल एब्सोल्यूट कितना आ गया बेटा आपका? एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो गया?
प्रेशर बराबर क्या हो गया, इसको नीचे लिख लो, ए बी एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो गया, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस और जी क्या है आपका नीचे वाला क्या बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, या चाहो आप ऐसे लिख लीजिए पी और एटीएम नीचे कर दीजिए, या पी गैज, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। पी ये मैंने संकेत कर दी, पी एटीएम, एटीएम प्लस प्लस पी गैज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पी एब्सोल्यूट बराबर, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब सपोज ये तो ऊपर की बात है, मैंने आपसे बताया था कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष यानी ऊपर या नीचे, ऊपर के लिए तो गैज बोल दिया, लेकिन हो सकता है इसकी वैल्यू ऊपर तो 5 हो रही है, लेकिन नीचे केवल कितनी रह गई, 0.4 रह गई। कितनी रह गई, यहां से यहां तक की वैल्यू 0.4, कितनी 0.4 बार। समझ में आ गया। और टोटल कितनी है 6 बार, वो सॉरी 1 बार, तो 1 में से 0.4 गई, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 0.6 बार। ठीक है, समझ में आया इतना, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 0.4। अब 0.4 को हम क्या बोलेंगे, जो मापा गया है 0.4 तक की वैल्यू को, यानी कि मापी हमने है, जे क्या था पॉजिटिव, क्या था पॉजिटिव गैज प्रेशर, जबकि जे कौन सा होगा नेगेटिव गैज प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव गैज प्रेशर। ठीक है, इतना समझ आया। जे नेगेटिव गैज प्रेशर है और वो पॉजिटिव था। ठीक है, अब नेगेटिव गैज प्रेशर को हम बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं इसको। तो इसको मैं वैक्यूम बोल लूं, और इसके यहां से यहां तक के, अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा हो गया, टोटल एटमॉस्फेरिक 1 बार है। ठीक है, देखिए, और यहां एब्सोल्यूट क्या था, दोनों को जोड़ दिया था। अब एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, में से वैक्यूम निकाल दो तो एब्सोल्यूट निकल आएगा। तो देखिए जो कौन सा प्रेशर, पूरा एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, बोल लीजिए आप वैक्यूम प्रेशर प्लस इसको बोल लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। बताइए भाई, पूरा क्या है वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो गया, ये वैक्यूम प्लस एब्सोल्यूट के बराबर हो गया। अब चाहो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वैक्यूम को चाहो तो नेगेटिव गेज प्रेशर, साइन प्लस में रहेगा, वो नाम के लिए नेगेटिव गेज प्रेशर है। ठीक है, प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर बराबर, जस्ट मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब वायुमंडलीय जो दाब है, जस्ट मिनट, एक मिनट, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, चलिए चेहरा जस्ट मिनट, मैं एक बार इसको रिकॉर्ड कर लूँ। चलिए मैं एक बार देख लूँ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये देखिए वायुमंडलीय दाब को जो मेजर करते हैं, मापते काहे से, है ना। 2 बैरोमीटर की बात कही गई इसमें, एक सिंपल बैरोमीटर, आपके जो कोर्स में मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बेटा, है ना। सिंपल बैरोमीटर और दूसरा है 410 बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। अब
पहले हम देखते हैं सिंपल बैरोमीटर, यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए, प्रेशर को मापने के लिए हमने प्रयोग किसका किया, बैरोमीटर का किया। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर में क्या किया, टॉरिसेली महोदय ने, टॉरिसेली महोदय ने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, ये देखिए कंटेनर, ठीक है, कंटेनर ले लिया। अब आप जानते हो टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लिया उन्होंने, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। और देखिए पहले भी कंटेनर में क्या किया, मरकरी को भर दिया, क्या किया, मरकरी, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब में उन्होंने मरकरी को भरा, किसको, मरकरी। और मैं बताऊंगा मरकरी क्यों रखी उन्होंने, चाहते तो वाटर को भी ले सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, मरकरी को टेस्ट ट्यूब में भरा, ठीक है, फिर उल्टी करके, यो करके, यो उल्टी करके, और फिर इसमें यो सीधे यो खड़ी कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी एक कंटेनर लिया और फिर एक ट्यूब ली और उसको उल्टा कर, यानी हाथ से यो बंद करके, यानी पहले उसमें मरकरी भर ली और मरकरी के बाद सीधे उल्टी करके यो रख दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए अब मरकरी तो भरी हुई है, मरकरी यहाँ भी भरी हुई है। अब जानते हो प्रत्येक बिंदु पे दबाव समान होता है, क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पे दबाव समान होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी द्रव, जो भी किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है तो प्रत्येक बिंदु पे दबाव समान होगा। तो यहाँ भी दबाव समान होगा, P होगा, और यहाँ भी दबाव P होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो यहाँ दबाव में अंतर होगा नहीं होगा अंतर। यहाँ अब देखते हैं P कितना हो, माना P, इसको A मान लिया मैंने अभी, ठीक है, नहीं P इसको ज्ञात करना है, बैरोमीटर P भी मान लिया इसको मैंने, PB, ठीक है बेटा। यानी इस पर दबाव ज्ञात करना है तो इसको मैंने PB मान लिया, क्या मान लिया, PB, ठीक है। अब देखिए PB, अब क्या होगा, जो PB होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, अभी बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब मैंने मरकरी ली और समुद्र तल के पास उसको ले गए, समुद्र के पास ले गए, ठीक है। समुद्र के से एक्चुअली मैंने बताया था आपको, जो इसको मापा जाता है, जो प्रेशर मेजर किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई से किया जाता है, समुद्र तल से, ठीक है। तो उसके पास, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ, चलो इसी को, यही आ रहा होगा क्लियर, समुद्र तल के पास ले गए, ठीक है। अब देखा कि जो मरकरी भरी हुई थी, है ना, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, कहाँ आने लगी, नीचे आने लगी, और एक निश्चित बिंदु पर आके यहाँ पे आके रुक गई, यानी कि यहाँ 76 सेंटीमीटर की हाइट पर आकर वह रुक गई। और यह जो नली है वो है 1 मीटर की, कितने की, 1 मीटर की। और जो किस पे, जो मरकरी हमने डाली थी, फिलअप की थी, वो कितनी सेंटीमीटर की हाइट पर आके रुक गई, 76 सेंटीमीटर की हाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रेशर मेजर करेंगे, इसको मापेंगे, P बराबर HdG होता है, ठीक है। तो H कितना है, 76 है, और D की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर वाली है, 13.6, और G इंटू 10⁻³ और G का मान कितना होता है बेटा, 9.8, मल्टीप्लाई कर लो। यानी P की वैल्यू में किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस ऊंचाई के ऊपर, यानी कि जहाँ मरकरी आके रुक जाती है, ठीक है। यानी मरकरी के स्तर पर जहाँ पर रुकती है, ठहर जाती है, उसी पॉइंट पे हाइट मेजर कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उसका प्रेशर निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसकी हाइट, अब जो इस बिंदु पर प्रेशर होगा वो देखिए कौन सा होगा, देखिए एक तो वैक्यूम भी है तुम्हारे पास, और माना वैक्यूम प्रेशर आपको मान लिया आपने PA, ठीक है, क्या मान लिया, PA। और ये कौन सा प्रेशर हो गया, तो टोटल प्रेशर P बराबर क्या होगा बेटा, PA वैक्यूम प्रेशर प्लस और H⍴G या HdG, ठीक है, समझ में आया। बताइए भाई, वैक्यूम प्रेशर तो आपने यहाँ से यहाँ तक के ले लिया, और बाकी जो प्रेशर निकाला तो P बराबर क्या हो गया, HdG, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो इस बिंदु पर आपका
क्या निकल के आ गया, प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी दबाव लग रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको फंक्शन कैसे काम करता है ये भी तो है, आपको फंक्शन भी तो समझना होगा कैसे कार्य करेगा। देखिए अब ये मरकरी भरी हुई है। ठीक है, आप जानते हो जो दबाव कार्य करता है, यानी वायुमंडलीय दाब काम करता है, तो वायुमंडलीय दाब इस पर काम करेगा, काम करेगा नहीं करेगा। और जब दाब काम करेगा तो क्या प्रेशर मारेगा, जो मरकरी होगी उसको प्रेशर मारेगा। जब प्रेशर मारेगा तो क्या करेगा, तो ये क्या ऊपर जाएगी, क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, और जैसे जब ये वायुमंडलीय दाब कम होगा, जब कम होगा तो ये क्या होगा, नीचे रह जाएगी। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायुमंडलीय दाब के आधार पर डिपेंड करता है। कैसे, अब ये देखिए जो एयर प्रेशर, सॉरी वायुमंडलीय दाब किस पे, एयर प्रेशर, एयर देखिए यहाँ से प्रेशर मारा इन्होंने, जब ज़्यादा प्रेशर मारा समुद्र तल की ऊंचाई पे इन्होंने लिया। ठीक है, अब वहाँ मैंने बताया था प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, तो इन्होंने प्रेशर अधिक लिया तो और ये 76 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। किस पे, 76 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे एयर के प्रेशर माना ये और ऊंचाई पे बढ़े, समुद्र तल से और ऊंचाई पे गए। ठीक है, माना पहाड़ पे चले गए। ठीक है, पहाड़ पे गए तो एयर के जो प्रेशर लग रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कम होगी। तो जो 76 सेंटीमीटर पे था वह हो सकता है यहाँ पर कम और कम हो जाए। ठीक है, माना 46 सेंटीमीटर पे हो जाए या 45 पे हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी मेन फंक्शन क्या है, एयर प्रेशर का फंक्शन है। यदि एयर प्रेशर अधिक होगा तो क्या होगा, मरकरी और ऊपर तक चढ़ेगी। ठीक है, और जब कम होगा तो फिर वो नीचे, मरकरी जो होगा नीचे हो जाएगी। और इसी हाइट को मेजर कर लेते हैं और इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, दाब निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया सिंपल बैरोमीटर। समझ में आया, इतना बताइए मुझे आप। अब देखिए सिंपल बैरोमीटर में एक दो कमी थी और उसी कमी के कारण 14 बैरोमीटर को लेके आए। कमी ये थी कि पहली बात तो ये कि 1 मीटर या 1 मीटर की जो टेस्ट ट्यूब है जी तुम्हारी, वो काफ़ी साइज में बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हो जाएगी, दूसरी बात कांच की भी है, पहला तो टूटने का डर, और दूसरा जब बड़ी है तो उसको ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने में, है ना, ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ले जाने में दिक्कत होगी और साइज भी बड़ा है तो टूटने का भी डर। बताइए तीसरी बात कि जब ये खुला है, ओपन है, जी क्या है, ओपन है भाई, ओपनली है तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिल जाए। वायु में इम्प्योरिटीज तो होती है ना, अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो इसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, तो जिसके कारण फ्लक्चुएशन की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लक्चुएशन की संभावना, फ्लक्चुएशन जानते हो ना, कम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जिसके कारण इसको सिंपल बैरोमीटर के स्थान पर किसको लेके आए, 14 बैरोमीटर को लेके आए। और इसको बनाना बता दूं मैं, सिंपली सी देखो, सिंपल सा कैसे बना देते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए आप, ये कंटेनर हो गया आपका। ठीक है, कंटेनर ले लिया आपने, सिंपल। अब कंटेनर में क्या करें, टेस्ट ट्यूब लेनी थी, टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दीजिए इसको, बस हो गया, बन गया आपका। और फिर क्या है, मरकरी इसमें बननी है, मरकरी भरी है और ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और ये एयर प्रेशर लगेगा, बस। ठीक है, एयर प्रेशर लगाइए और ये एक निश्चित दूरी पे आके, निश्चित ऊंचाई पे ठहर जाती मरकरी आगे, बस। अब मरकरी को क्यों लिया जाता है, देखिए मरकरी क्या होती है, एक मेटल है, धातु है, जो कि द्रव के रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में। जबकि आप जानते हो जल क्या होगा, हल्का होगा और ज़्यादा फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा उसमें, जबकि मरकरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 14 बैरोमीटर में देखिए, पहले ऊपर से देखते हैं ना, इसको ऊपर से देख लेते हैं ना, क्लियर आ रहा है। चलिए देखिए, कंटेनर तो है ही, ये देखिए कंटेनर है। ठीक है, अब पहले तो ये देख लें 14 बैरोमीटर लेके क्यों आए, जब मैंने बता ही दिया क्यों लेके आए,
क्योंकि आपको पता है कि साधारण बैरोमीटर कितनी थी, हाइट कितनी थी, 1 मीटर की थी, उसकी जो टेस्ट ट्यूब थी उसकी 1 मीटर थी, ठीक है। और कांच का था, ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। ये सिरा ओपन था जिसके कारण इम्प्योरिटीज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। वायु के साथ अशुद्धियाँ रहती है तो मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी, ठीक है। अब देखते हैं 14 बैरोमीटर। तो 14 बैरोमीटर में क्या था, कंटेनर है और कंटेनर में मरकरी भर दी और टेस्ट ट्यूब वही उल्टी करके रख दी हमने, वही प्रोसेस किया, ठीक है, वही प्रोसेस किया। लेकिन इसमें अंतर क्या किया, सुरक्षा की दृष्टि, पहली बात तो जो साइज था इसका टेस्ट ट्यूब का वो 85 से लेके 90 सेंटीमीटर तक कर दिया। हो गया अंतर, 85 से 90 सेंटीमीटर कर दिया। कितना अंतर हुआ, हुआ अंतर। दूसरी बात, कांच की थी वो, लेकिन उसको कवर करने के लिए संपूर्ण उसको ब्रास लगा, ये देखिए पूरी ब्रास से कवर कर दी गई। ब्रास जानते हो ना, ये पूरी ब्रास से कवर कर दी गई, ठीक है भाई। ब्रास से कवर कर दी गई तो टूटने की संभावना खत्म हो गई, ठीक है। और इसमें जहां वह ओपनली था, क्या था, ओपनली था, इसको कवर किया गया, तीनों चीजें दूर हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात थी, इसमें स्केल भी देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगाया, यानी ये भी ज्ञात कर सकते हो कि वो टेम्परेचर वहां पर कितना है, ठीक है। और यह मेन स्केल तो है ही आपके पास, देखिए मेन स्केल तो है ही, ऊपर से अलग से ये देखिए मेन स्केल तो है ही आपका चल रहा है, ठीक है। जबकि अलग से इन्होंने वर्नियर स्केल भी लगा दिया। तो भैया वहाँ क्या था, वहाँ मेजर कर सकते थे 1 डेसिबल तक, यहाँ 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हो, यानी 2 डेसिमल तक मेजर कर सकते हो, माप सकते हो इसको, ठीक है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। यानी मेन स्केल भी है, वर्नियर स्केल भी है और ब्रास ट्यूब है, चारों तरफ से कवर किससे कर दी, ब्रास ट्यूब से कवर कर दी। टूटने की संभावना खत्म, थर्मामीटर भी लगा दिया। और सबसे अच्छी बात एक और, ये देखिए लेडर कप, यानी लेडर कप से इसको कवर कर दिया गया। जो कंटेनर था उसको भी लेडर कप से कवर किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें स्क्रू से पहले हम देख लेते हैं एक हैंगिंग। ये देखिए, इसको चाहो कहीं भी टांगा जा सकता था भाई। हैंगिंग पॉइंट यानी लटकाने वाला पॉइंट इसमें बनाया गया, तो कहीं भी टांग सकते, इसको टांग सकते, नहीं टांग सकते, ठीक है। टांग दीजिए इसको। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रखा है, एक आइवरी पॉइंट दिया गया, पूरा खेल इसका है आइवरी पॉइंट, ठीक है। और आइवरी पॉइंट्स को ये मरकरी है ना, जो मरकरी के इस लेवल को आइवरी पॉइंट से टच होना जरूरी है, तभी तो आप, यानी ये पॉइंटर है, इससे आइवरी पॉइंटर इससे टच होना जरूरी है, तभी तो आप मेजर कर पाओगे। और इसको टच करने के लिए इसके लेवल को वहाँ तक पहुँचाने की स्क्रू लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्रू। इसको घुमा सकते थे, यानी कि यदि यह नीचे है तो इसको घुमा के ऊपर ले जा सकते थे, इस यानी कि कंटेनर को ऊपर ले जा सकते थे। जबकि यदि डाउन करना तो नीचे लेके आ सकते थे घुमा के, और यदि ऊपर ले जाना पॉइंट तक चढ़ाने के लिए तो ऊपर, यानी कि इसको मेन चीज़ अप डाउन कर सकते थे। तो भाई आपने साइज में कम कर दिया, ब्रास ट्यूब लगा दिया आपने, और फ्लक्चुएट जो होती थी फ्लक्चुएशन के लिए आपने क्या किया, यानी कि कवर भी किया। तो इन सब जो डेफिशिएंसी थी इससे पहले, उनको दूर करने के लिए इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखा और उसको दूर किया, जो भी डेफिशिएंसी थी। तो मेन 14 बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया हमने, किसके लिए किया, एक्यूरेसी के लिए। किसके लिए, एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी कम होती थी और यहाँ एक्यूरेसी बढ़ गई, ठीक है। चलिए, ये आपका 14 बैरोमीटर खत्म हुआ, ठीक है। चलिए,
और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं आपकी फिजिक्स 2 या 3 दिन में ख़त्म करा दूँ, ठीक है। और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू होंगे। न्यूमेरिकल मिस मत करना, क्योंकि एक लेक्चर्स में लूँगा और एक लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल हर चैप्टर, यानी एक चैप्टर के लिए एक लेक्चर्स लूँगा मैं, याद रखिए। और कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बस कवर करते रहिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।